हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का। सो दिस इज़ माय 10th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़। और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, डीपीएसपी की। यस। और मेरा जो लास्ट का लेक्चर था उसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स पूरा ख़त्म किया था। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम इस डीपीएसपी को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स ऑफ डीपीएसपी की। डीपीएसपी का फीचर क्या है, क्या क्या फीचर्स है डीपीएसपी के। तो जो सबसे पहला है वो क्या है, द डीपीएसपी आर कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। देखो, ये पार्ट 4 के अंदर आता है। डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 के अंदर आता है, जिसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ठीक है। हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी बोरो किया है। ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को क्या बोला है, बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपी को बोला है एज अ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नॉवल फीचर्स बोला है किस, डीपीएसपी को। किसने, बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है। द डीपीएसपी रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। DPSP are not justifiable in nature, that is they are not legally enforceable by the court for their violation। देखो, ये जस्टिफेबल नहीं है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर हमारा DPSP का कोई उल्लंघन करता है या वायलेशन करता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है। ये नॉन जस्टिफेबल है, हम कोर्ट पे नहीं जा सकते कि हमारे DPSP का, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का किसी ने उल्लंघन किया है, किसी ने वायलेशन किया है। ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉन जस्टिफेबल है। ठीक है, इन नेचर। चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी की। बेसिकली डीपीएसपी को 3 ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली 3 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। 3 अलग अलग आइडियोलॉजीज है, 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स है। देखो, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है। ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज़ की बात होती है, किसकी आइडियोलॉजी की बात होती है, सोशलिज्म की बात होती है। ठीक है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी की बात होती है। और इनका जो मेन एम है वो क्या है, टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें गांधीयन आइडियोलॉजी की बात होती है। ठीक है। किसकी बात होती है, गांधीयन आइडियोलॉजी की बात होती है। एंड थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, और वी कैन से वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है। इसमें वेस्टर्न आइडियोलॉजी की बात होगी या फिर लिबरलिज्म की बात होगी। ठीक है। अब बेसिकली जो सोशलिज्म है, इसमें लगभग जो बात होगी वो क्या होगा, हमारे सोसाइटी से रिलेटेड होगा कि भाई इक्वल पे होना चाहिए, फ्री लीगल एड होना चाहिए। जो आम आदमी है उनके बारे में बात करेंगे। ये गांधीयन प्रिंसिपल है। जो हम विलेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ग्राम पंचायत है उनके बारे में बात करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके बारे में बात करेंगे। और जो हमारा मॉडर्न वी कैन से वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ये किसके बारे में बात करता है, ये जस्टिस के बारे में बात करता है। भाई इक्वल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जस्ट जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, वो इनकी बातें करते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इनके अंदर जितने आर्टिकल्स आते हैं वो उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है इसके अंदर वो है आर्टिकल 38। इसमें क्या लिखा है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। भाई पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को सोशल ऑर्डर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में क्या लिखा है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ प्रिंसिपल्स है, ये कुछ नीचे लिखे हुए हैं कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हर एक गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट को फॉलो करना चाहिए। वो क्या क्या है, सबसे पहला है राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हर एक को राइट होना चाहिए, उनके पास रहने की अच्छी जगह होनी चाहिए, इक्वली होना चाहिए, मैन हो चाहे वो वुमेन हो चाहे वो कोई भी सिटीजन हो। ठीक है। सेकेंड वन इज क्या है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी हमारे यहाँ नेचुरल मटेरियल रिसोर्सेज है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि एक कॉमन पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है। कॉमन गुड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज़ वेरी सिंपल। फोर्थ वन इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के लिए।
चाहे वो आदमी हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो मैन हो, दोनों के लिए इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। देन सिक्स्थ वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भाई चिल्ड्रन की हेल्थ डेवलपमेंट के लिए इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये सब लिखा है आर्टिकल 39 में। ये सब एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल 39A में। 39A में क्या लिखा है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। भाई गवर्नमेंट को इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए और फ्री लीगल एड मतलब एक फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग नहीं कोई वकील कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट का ये है कि उनको एक वकील प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट का वकील प्रोवाइड करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 क्या बोलता है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है। आर्टिकल 43, दिस इज सिंपल एक्चुअली। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? लिविंग वेजेस, पेंशन, वर्कर्स को वेजेस मिलना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस मिलना चाहिए, पेंशन्स मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें मिलना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। भाई इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए कुछ। अब आते हैं आर्टिकल 47 पे। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। भाई स्टेट की ड्यूटी है कि वो न्यूट्रिशंस का जो लेवल है उसको इंक्रीज करे। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अच्छे से करे और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। ये हमारा गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट का ड्यूटी है। ये आर्टिकल 47 बोलता है। ठीक है। अब हम आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल्स है अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। भाई हर एक विलेज में विलेज पंचायत होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए विलेज पंचायत का। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रमोट करो। ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 43B क्या बोलता है? टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं छोटी छोटी, जो आपस में मिलकर लोग जो सोसाइटी बनाते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 46 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है। आर्टिकल 46 बोलता है कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है और जो भी अलग अलग वीकर सेक्शन है ना, उनके लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, उनके एजुकेशन को और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 47 क्या बोलता है? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। बेसिकली ये बोलता है कि भाई जो भी अल्कोहल और जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, इन सबको बैन कर देना चाहिए, इन सबको प्रोहिबिट कर देना चाहिए, इन सबका कंजप्शन प्रोहिबिट कर देना चाहिए। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ। भाई जो भी काउ है या फिर जो भी मिल्क देने वाले एनिमल है, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको स्लॉटर नहीं करना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 48 बोलता है। यहाँ पे गांधीयन प्रिंसिपल हमारा खत्म होता है। अब हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, और वी कैन से वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है। अब इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44। ये बोलता है भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। हर एक सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। भाई चिल्ड्रन के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है। ये प्रोविज़न होना चाहिए कि चिल्ड्रंस को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। आर्टिकल 48 बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, जो भी कुछ है उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए। ठीक है। जो कि प्रमोट करेंगे किसको? एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को, इन सब चीज़ों को। ठीक है। विटीकल्चर को, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स को, इन सब को प्रमोट करेगी। ठीक है। आर्टिकल 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। भाई हमें अपने मॉन्यूमेंट्स को, अब हमारे यहाँ पे जो प्लेसेस हैं उनको, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है।
आर्टिकल 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करके रखो, ठीक है, ये इन दोनों में कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो जुडिशरी का जो एक सुप्रीमिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 50 बोलता है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है? ये बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रखनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हमारा ख़त्म होता है। हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, ठीक है। अब जनरली जब भी हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, विच वन इज सुपीरियर, ठीक है, कौन बड़ा है इन दोनों में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, और कौन प्रिवेल करेगा, अगर दोनों एक साथ है तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन किसकी बात हम मानेंगे, क्या चीज़ हमारे लिए बड़ी है, ठीक है। ये हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है ये। तो एक्चुअली दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कम टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन चंपाकम दोराय रंजन केस। भाई फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के पास इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो आया था किस केस में? चंपाकम दोराय रंजन केस में आया था 1952 में, ठीक है। इसमें ये एक लेडी थी, श्रीमती चंपाकम दोराय रंजन वाज अ वुमेन from the state of Madras. In 1951 she was not admitted to medical college because of the communal government order which had provided caste based reservation in government jobs and colleges seat. एक्चुअली क्या थी, ये एक लेडी थी जिनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये लोग गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू रिजर्वेशन दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेजेस के सीट्स में, कास्ट बेस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में कॉलेजेस की सीट में, तो इस वजह से इनको मेडिकल कॉलेज में सीट्स नहीं मिली थी। द कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन आर्टिकल 16(2) फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड द आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इस कारण में क्या हुआ कि उनके एक तो फंडामेंटल राइट को लेके और एक आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको अभी बताया उसको लेके कॉन्फ्लिक्शन है दोनों के बीच में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस केस में कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुपीरियर है डीपीएसपी में, ठीक है। जब ये केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसने क्या रूल दिया, उसने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने बोला कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो सुपीरियर है डीपीएसपी में। तो इसका मतलब क्या होगा कि आर्टिकल 16(2) जो होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है, आर्टिकल 46 के ऊपर। तो ये बोला था किस केस में? चंपाकम दोराय रंजन केस में 1952 में, ठीक है। अब जो सेकंड केस होता है वो होता है गोलकनाथ केस, ठीक है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ये किस किस के बीच में हुआ था? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बीच में हुआ था 1967 में, ठीक है। द कोर्ट इन दिस केस लेड डाउन द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज्ड और डाइल्यूटेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो इस टाइम पे कोर्ट ने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला कि भाई देखो फंडामेंटल राइट को तुम डाइल्यूट नहीं कर सकते हो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हो उसको। अब दिस डिसीजन फोर्स द गवर्नमेंट टू अमिट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो डिसीजन था ना डाइल्यूट वाला सुप्रीम कोर्ट का, इसके रिएक्शन में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लेके आई 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। तो इस अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट अमेंड आर्टिकल 13 और 368, आर्टिकल 13 एंड 368 को अमेंडेड कर दिया। एंड दिस अमेंडमेंट मेड इट क्लियर दैट द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमिट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड द वर्ड लॉ एज यूज्ड इन आर्टिकल 13 डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब जो थर्ड केस आता है ना वो केस आता है केशव नंद भारती केस। अब इस केशव नंद भारती केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला दैट द पार्लियामेंट कुड amend any and every part of the constitution including fundamental rights but it could not destroy the basic structure of constitution। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी लेके आया। उसने बोला कि भाई देखो पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकता है किसी भी पार्ट में, ठीक है, किसी भी पार्ट में, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, बट लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट था हमारे किसका? सुप्रीम कोर्ट का। फिर जो लास्ट केस आता है वो आता है हमारा मिनर्वा मिल केस, ठीक है। अब मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट 42 अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, द पार्लियामेंट बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट फर्दर वाइडन द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब पार्लियामेंट 42 अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था, ठीक है, जिसके थ्रू उसने जो
फंडामेंटल राइट का जो स्कोप था ना उसको और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया. However, in the Minerva Mill versus Union of India case, the Supreme Court struck down these provisions on the ground that it changes the basic structure of the Constitution. After the Minerva Mill case, the Supreme Court to the view that there is a no conflict between the fundamental rights and the DPSP, and they are complementary to each other. There was a no need to sacrifice one for the sake of the other. If there is a conflict, it should be avoided as far as possible. भाई अब जब मिनर्वा मिल केस आया ना, तो मिनर्वा मिल केस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि भाई देखो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड हमें किसी एक को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द सेक ऑफ अदर. ठीक है, इफ़ देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, हम लोग उसको अवॉइड करेंगे जब तक हम अवॉइड कर सकते हैं. तो ये था हमारा किसका सुप्रीम कोर्ट का वर्ड से किस केस में, मिनर्वा मिल केस में. ठीक है, ये सब केस ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस आपको पता होना चाहिए. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तब आपको ये सब केसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड दैट देयर इज नो इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एफआर एंड डीपीएसपी. बोथ आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट. वन एम इज टू स्टेबलाइज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द अदर हैज द social and other has socio-economic justice, and both are necessary to make India a vibrant democracy. भाई हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एफआर और डीपीएसपी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ठीक है, और ये दोनों एक चेयर के दो व्हील्स हैं, एक सेम चेरोइड के दो व्हील हैं. ठीक है, एक का काम क्या है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना, दूसरे का क्या काम है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देना. ठीक है, और दोनों ही ज़रूरत है अगर हमें इंडिया को एज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाना है तो. ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो गाइस, ये डीपीएसपी यहाँ पे ख़त्म होता है. तो थैंक यू. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल. यार देखो, सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, ये तो ज़रूरी है. ठीक है, और हिट करने में क्या जाता है यार, लाइक करने में क्या जाता है तुम्हें. एंड प्लीज़ 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 शेयर करो यार, जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा. सो बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.